नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आरओ-आरओ एग्ज़ाम और यूपी-पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से जीएस वाले पोर्शन के लिए लगातार रिवीजन सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। इस रिवीजन सीरीज़ के अब तक 17 क्लासेस हो चुके हैं, ये 18वां क्लास है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वे किस किस सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो होंगे ज्योग्राफी बेस्ड। इसके साथ साथ हम कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन्वायरमेंट के कुछ शानदार प्रश्नों को देखेंगे। शेड्यूल मैंने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके साथ में मैंने पहले ही शेयर कर दिया है। तो जो हर वीडियो होता है उस वीडियो में हम 30 से 40 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और ये 3 सब्जेक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे एक क्लास जो आपका होता है उसमें मैं हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट और पॉलिटी के क्वेश्चंस को रखता हूँ। दूसरी क्लास में मैं ज्योग्राफी, साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को रखता हूँ। तीसरी क्लास में हम इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को रखते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को बांट रखा है। तो ये सीरीज़ चल रही है, इसमें क्वेश्चंस तो महत्वपूर्ण है ही, प्रश्नों के साथ साथ प्रश्नों की जो व्याख्या दी जाती है, आपको जो अतिरिक्त जानकारी यहाँ से दी जाती है, उससे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखा गया है कि आपका जो सिलेबस है, चाहे आरओ का सिलेबस हो, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस हो, और सिलेबस आपको पता ही है कि लगभग एक जैसा सिलेबस है, चाहे प्रीलिम्स आरओ की बात करें, चाहे यूपीपीसीएस की बात करें। तो इन प्रश्नों के माध्यम से मैं इस बात पर भी पूरा ध्यान दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस भी यथावत जो है यहाँ से कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से भारत के पठारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पठारों के संबंध में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये दक्कन के पठार का ही उत्तरी पूर्वी विस्तार है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, छोटा नागपुर का जो पठार है हमारा वो दक्कन के पठार का ही कौन सा विस्तार है, पूर्वोत्तर विस्तार है, उत्तर पूर्वी विस्तार है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मेघालय का जो पठार है ये भी दक्कन के पठार का ही एक हिस्सा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित जो तेलंगाना का पठार है ये भी दक्कन के पठार का कौन सा भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग है। और चौथा है कि मध्य प्रदेश में स्थित भांदेर का जो पठार है ये विंध्य श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो इसमें से जो चारों के चारों स्टेटमेंट हैं वो आपके सही हैं। चारों स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि छोटा नागपुर का पठार ये असल में दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। और इसको अगर हम और ज़्यादा क्लैरिफाई करें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दक्कन के पठार का जो उत्तरी पूर्वी विस्तार है या इसका जो पूर्वोत्तर विस्तार है उसे छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेघालय का पठार भी दक्कन के पठार का हिस्सा है और तेलंगाना का जो पठार है ये भी दक्कन के पठार के उत्तरी पूर्वी भाग के रूप में इसको हम देखते हैं। और मध्य प्रदेश का जो भांदेर का पठार है ये विंध्य श्रृंखला का एक पार्ट है। चारों स्टेटमेंट यहाँ से सही है। देखिए, ये जो सीरीज़ चल रही है इस सीरीज़ की सारी वीडियोस फ्री है। ठीक है, फिर भी अगर आप रिवीजन के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका एक मैंने बहुत ही मिनिमल प्राइस रखा है। ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं है और उसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो आपको लेना है। आप उसको लें तब भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तब भी मैं आपको एग्ज़ाम तक ये सारी चीज़ें यहाँ से कराता रहूँगा। और अगर आप लेते हैं तो उससे आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा कि आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो पीडीएफ से इस क्लास को रिवाइज़ करने में आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे, है ना। पीडीएफ का प्राइस इसलिए रखना पड़ता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलाता हूँ, लेकिन पीडीएफ का प्राइस इस वजह से रखना पड़ता है क्योंकि फिर क्लास भी नहीं देखते हैं आप लोग और सबसे ज़्यादा नीचे कमेंट्स जो देखने को मिलते हैं वो पीडीएफ से रिलेटेड हुई होते हैं। और ये मैं भी जानता हूँ अच्छी तरीके से, आप भी इस बात को समझते हैं कि हम लोगों की एक आदत होती है कि हम जहाँ से भी हमको नोट्स मिलें, जहाँ से भी चीज़ें मिलें, जहाँ से भी पीडीएफ फाइल्स मिलें, हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ईमानदारी से अगर इस चीज़ को हम महसूस करें तो हम ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम पीडीएफ में से एक दो पीडीएफ को भी हम पूरा नहीं देखते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, है ना। तो इस वजह से इस समस्या से बचने के लिए ही मैंने इस पीडीएफ का प्राइस रखा है। हाँ, इससे आपको एक जो है फ़ायदा और हो जाता है कि मैंने इसका एक ग्रुप नहीं बनाया है, मैं इंडिविजुअली ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ आप सभी लोगों के साथ में जो भी पीडीएफ्स फाइल होती हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाता है कि आप अगर मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो 1 टू 1 डिस्कशन हो जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। बस आपको इतना ज़्यादा उससे
थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है ना? बाकी अगर आपको लगता है कि आप वीडियो से ही सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं तो फिर पीडीएफ्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी लोगों ने ले रखी हैं वो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मेरा कैसा उनसे इंटरेक्शन रहा है, किस तरीके से मैं बात करता हूँ, वो सब जानते हैं, है ना? तो मैं पहले से ही पूछ लेता हूँ कि अगर आप वीडियो से कवर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल चीज़ें दे रहा हूँ, तो मैं बड़ा ही मतलब खुली हुई किताब की तरह है मामला। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पारदर्शितापूर्ण नहीं हो या कुछ भी ऐसा छुपा कर के कुछ अलग सी चीज़ दी जा रही हो। मेरा प्रयास है कि ये जो सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर दे और आपको एग्ज़ाम में जो कट ऑफ तक आपको पहुँचना है उस कट ऑफ को आपकी वो क्लियर करा दे। तो मैं उसी पर्पज़ से ये सारी चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है? तो ये बीच में मैं थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में बताया और आप लोगों को लगा होगा कि हमारे 5-7 मिनट खराब कर दिए, तो मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, ये आपको पता है 1 घंटे तक क्लास चलेगा, तो बिल्कुल धैर्य के साथ में बैठे रहिएगा, सारी चीज़ों को ठीक तरीके से समझते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है? अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। दक्कन के पठार के बारे में विशेष रूप से बात हो रही थी, तो दक्कन का जो पठार है, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तारित है और अलग-अलग भागों में ये अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है ना? जैसा कि आपने स्टेटमेंट्स में भी देखा था। तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में भी बात हुई थी, इसको समझते हैं। ये दक्कन के पठार का पूर्वोत्तर विस्तार है और ये कहाँ-कहाँ फैला हुआ है, तो ये झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है और एक महाद्वीपीय पठार के रूप में इसको हम देखते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार या आंगलांग, इसको मतलब आपको समझना है चीज़ें, बस ये कहीं-कहीं पर आंगलांग इसको लिख देते हैं, किसी-किसी किताब में एंगलोंग इसका नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा। चीज़ें समझनी है, भावनाओं को समझना है, शब्दों पे नहीं जाना है। कार्बी एंगलोंग पठार जो है, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और ये दक्कन के पठार का विस्तार है और इसके साथ-साथ अगर इसको और स्पेसिफिकली हम इसको समझने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं कि ये मेघालय के पठार का हिस्सा है। इस पठार का जो आकार है, वो नाशपाती की तरह है, नाशपाती के आकार का है और कार्बी एंगलोंग पठार में ब्रह्मपुत्र नदी की 3 सहायक नदियाँ जिनके नाम है कलोंग नदी, कोपिली नदी और धनसिरी, ये जो है कार्बी एंगलोंग पठार में बहती हैं। हिमालय की उत्पत्ति के दौरान भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर प्रवास के कारण, उत्तर पूर्व की ओर खिसकाव के कारण जो कार्बी मेघालय पठार था और राजमहल पहाड़ियाँ जो थी, इनके बीच में एक बहुत बड़ी भ्रंश का निर्माण हुआ था, एक बहुत बड़ी दरार का निर्माण हुआ था। मालवा के पठार के बारे में बात करते हैं। मालवा का जो पठार है, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात में अवस्थित है। विशेष रूप से काली मिट्टी और कपास की खेती के लिए ये जाना जाता है, ठीक है? आपको पता है कि कपास की जो खेती होती है, वो विशेष रूप से काली मिट्टी में की जाती है। काली मिट्टी एक उपयुक्त मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए, तो मालवा के पठार पर काली मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और इसी वजह से इस पठार पर कपास की खेती जो है, वो समृद्ध तरीके से की जाती है। शिलांग पठार के बारे में देखते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्वी भाग में अवस्थित है। बघेलखंड का पठार जो है, ये विंध्य और सतपुड़ा जो श्रेणियां हैं, इनका एक ट्रांजिशन एरिया के रूप में इसको हम देखते हैं। संक्रमण क्षेत्र जो है माना जाता है विंध्याचल और सतपुड़ा का, जिसमें सिंगरौली, दुधी जैसी जो द्रोड़ियां हैं वो भी अवस्थित हैं बघेलखंड पठार में ही। महाराष्ट्र का पठार देखेंगे तो कोंकण तट और सह्याद्री को छोड़ करके पूरे महाराष्ट्र राज्य में इसका जो है विस्तार है। इसमें दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट शैलें जो है वो प्रमुखता से पाई जाती हैं। इनकी प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलती है महाराष्ट्र के पठार में। दंडकारण्य का पठार जो है ये महत्वपूर्ण है, इसको आप समझेंगे, ठीक है? ये कहाँ कहाँ अवस्थित है याद रखेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। दंडकारण्य का जो पठार है, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। इसी पर जो एक प्रमुख खदान है, बेलाडीला खदान, लोहे की खदान है ये, तो ये भी जो है कहाँ पे स्थित है, आपकी दंडकारण्य पठार पर स्थित है और इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग को मल्कानगिरी पठार के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है? इतनी सारी जानकारी आपको इस एक प्रश्न से मिल जाती है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि प्रश्न के साथ साथ में उसकी व्याख्या पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जिन लोगों ने पीडीएफ्स ले रखी हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि पीडीएफ केवल आप पढ़ेंगे तब उसको आप तब आपको उतना ज़्यादा बेहतर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। उसके साथ साथ समय निकाल करके, चाहे स्पीड बढ़ा करके आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है?
अगर एक बार आप देख लेंगे, स्पीड में भी देख लेंगे, तो उसके बाद में आपके पास जो पीडीएफ है उसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। मैं बता रहा हूँ 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। और इसी वजह से मैं इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। 30 से 40 प्रश्न पर डे के हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन ये भी आप समझते हैं कि 30 से 40 प्रश्नों के साथ-साथ इन प्रश्नों की जो एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, उससे कितने सारे प्रश्न और कितने सारे टॉपिक्स आपके साथ ही साथ क्लियर होते चले जा रहे हैं, है ना? अगर इसका एक प्रमाण आपको देखना हो तो आप एक काम करिएगा, कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाइएगा, है ना? अभी जैसे ये 18वां क्लास है, इसके लगभग 25 क्लास हो जाने दीजिए, है ना? क्लास यानी 25 से 30 के आसपास क्लास जब इसके हो जाएंगे, आने वाले 10-8 दिनों में हो जाएंगे ये, तो 25 से 30 क्लास जब इसके हो जाएं तो आप किसी भी अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाइएगा, फिर उसके बाद में कमेंट करिएगा, है ना? इसके बाद में दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को आपको चुनना है। पहला कथन है कि प्रत्येक देशांतर रेखा जो होती है वो क्या होती है, एक अर्धवृत्त होती है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। देशांतर रेखाएं बेसिकली क्या होती है कि जैसे मान करके चलिए ये ग्लोब है, पृथ्वी है, इसमें ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाता है और नीचे ये आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं इस तरीके से आपको ग्लोब पर नजर आएंगी, ये सभी जो है क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, है ना? इन सभी को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जो खींची गई काल्पनिक रेखा होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये देशांतर रेखाएं जो होती हैं, ये पृथ्वी को या ग्लोब को दो कह सकते हैं अर्धवृत्तों में डिवाइड कर देती हैं। तो प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त की तरह कंसीडर करी जाती है। दूसरा कथन है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर इसके बीच की दूरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ से गलत हो जाता है। आप यहाँ से देखेंगे कि ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी देशांतर रेखा है। तो प्रत्येक देशांतर रेखा जो है वो कहीं से भी खींची गई है, वो सारी की सारी देशांतर रेखाएं कहाँ पे मिलती हैं, ये सभी ध्रुवों पे मिलती हैं, ठीक है? चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, एक बिंदु पर ही जाकर के ये सारी रेखाएं मिल रही हैं। तो कोई भी देशांतर रेखा मान करके चलिए, ये देशांतर रेखा इधर से और इधर से एक ये वाली देशांतर रेखा, तो ये जो हैं मिल रही हैं कहाँ पे, ध्रुवों पे। तो ध्रुवों पर इन रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कैसे हो गई? ये अधिकतम नहीं हो गई, ये सबसे कम हो गई, शून्य भी इसको हम कह सकते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा नहीं होती है। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को या स्थान को हम क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से सही है। पीडीएफ में ये गलत टाइप हो गया था, यहाँ पर 1 और 2 जो है वहाँ गलती से टाइप हो गया है। तो जो भी हमारे साथी हैं जिनको पीडीएफ्स मिली हैं, तो उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं आपसे बता चुका हूँ कभी कभी क्या होता है कि मैं ये सारी चीज़ें स्वतः ही अपने आप ही जो है टाइप करता हूँ, तो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। जब मैं इसको अब पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मुझे याद आया है कि इस तरीके से ये गलत हुआ है ना? तो हालांकि मैं ग्रुप पे भी आपको जो है वहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मैं भेज दूंगा, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के मैं वहाँ पर डाल दूंगा, तो चीज़ों को करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देशांतर रेखाएं प्रधान यामुत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है उसको हम देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखा क्या होती है? अ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा होती है, जो पृथ्वी को दो बराबर ऊर्ध्वाधर भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं देशांतर रेखा, और इसको याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? प्रत्येक देशांतर रेखा, जैसे कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, अर्धवृत्त होता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा स्टेटमेंट में दे रखी थी ध्रुवों पर होती है, तो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा नहीं होती है, ध्रुवों पर सबसे कम होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो ये विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है? और लगभग कितनी होती है, तो ये जो मैक्सिमम इनके बीच की डिस्टेंस है वो 111.321 किलोमीटर के आसपास होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इन रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कम होती जाती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये दूरी जो है वो शून्य हो जाती है, क्योंकि वहां पर, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो देशांतर रेखाएं हैं ये आपस में क्या करती हैं, मिल जाती हैं। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसको हम कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, कोई इसको हम कह सकते हैं। ये रेखा जो है कहाँ होकर के जाती है, कहाँ से होकर के खींची गई है, तो ये इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर के खींची गई है। इस वजह से इसका एक नाम ग्रीनविच रेखा भी पड़ गया है, तो इसको ग्रीनविच लाइन भी हम
कहते हैं? ग्रीनविच रेखा या इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं पिछली क्लासेस में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी हम व्याख्या की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी या स्थान को हम गोर कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट था हमारा तीसरा वाला, ये बिल्कुल सही था। तीसरा प्रश्न है, कुछ चट्टानें हैं और उनके रूपांतरित रूप उनके सामने दे रखे हैं जो कि पहले से सुमेलित हैं। चूना पत्थर का जो रूपांतरण होता है वो किसमें होता है? संगमरमर में होता है। बालुका पत्थर का जब रूपांतरण होता है तो ये क्वार्टजाइट बन जाता है। बेसाल्ट जो होता है ये सिस्ट बन जाता है। और स्लेट का जो रूपांतरण होता है वो फाइलाइट में हो जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, जो चट्टानें होती हैं, चाहे जैसे अवसादी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, इनका कालांतर में रूपांतरण होता रहता है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो वो परिवर्तन किस तरीके से होता है, किस चीज़ का परिवर्तन किस में होता है, इस तरीके के प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, तो इसको एक बार यहाँ से हमको देख लेना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवसादी चट्टानें जो हैं उनके रूपांतरण से कैसी चट्टानें बनती है। तो जो शैल होता है, शैल का जो परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, वो स्लेट में होता है। चूना पत्थर जो होता है इससे क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। बालू का पत्थर जो है ये क्वार्टजाइट बन जाता है। चाक और जो डोलोमाइट होते हैं इनसे भी संगमरमर बनता है। और कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी अवसादी चट्टानों से रिलेटेड। इसके बाद में कुछ रूपांतरण आग्नेय चट्टानों में भी होते हैं। तो आग्नेय चट्टान जैसे ग्रेनाइट है, ये आग्नेय चट्टान है। तो ग्रेनाइट का जब रूपांतरण होता है तो ये नीस चट्टान में परिवर्तित होती है। ग्रेनाइट जो है वो किस में बदलती है? नीस चट्टान में बदलती है। बेसाल्ट या एफिबोलाइट जो है, बेसाल्ट जो है ये एफिबोलाइट या सिस्ट में जो है चेंज हो जाती है, इसका कन्वर्जन हो जाता है। रूपांतरित चट्टानों का फिर पुनः रूपांतरण होता है, फिर दोबारा से इनका क्या होता है, इनमें परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है। तो जो स्लेट होती है, रूपांतरित चट्टानों में जो स्लेट होती है ये परिवर्तित होकर फाइलाइट बन जाती है, फाइलाइट सिस्ट बन जाती है। और गैब्रो जो होती है ये सरपेंटाइन बन जाती है, ठीक है। तो इनको आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद में अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सी पवन ठंडी प्रकृति की हैं? 4 पवनों के नाम आपको दे रखे हैं, जोरन, शामल, पेम्पे और टेम्परल, ठीक है। इसमें से कौन सी हवाएं या कौन सी पवनें ठंडी पवनें हैं? तो इसमें से केवल जोरन और जो पेम्पे है, जोरन और पेम्पे ये दोनों पवनें कैसी हैं? ठंडी पवनें हैं। बाकी शामल और टेम्पोरल जो है ये गर्म प्रकृति की पवनें होती हैं, ठीक है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। सबसे पहले जोरन ठंडी पवन के बारे में बात करेंगे। ये जोरन ठंडी पवन जो है ये स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत पर प्रवाहित होती है, जूरा माउंटेन पर प्रवाहित होती है। ये ठंडी प्रकृति की होती है, इसके साथ साथ इसमें शुष्कता होती है। शामल जो है ये गर्म पवन है। ये पवन जो है मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में बहती है। ये एक रेतीली पवन है। पैम्पेरो एक ठंडी पवन है। ये कहाँ पर बहती है? ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रवाहित होती है। ये ध्रुवीय ठंडी पवन के रूप में जो है इसको देखा जाता है। टेम्पोरल जो है ये गर्म पवन है और ये मध्य अमेरिकी क्षेत्र में बहती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दी जा रही हैं कुछ अन्य गर्म पवनें और ठंडी पवनें, इनके नाम भी आप देख लेंगे। तो चिनूक हो गया, फॉन हो गया, सिराको, ब्लैक रोलर, यामा, सामुन, ये सभी जो पवनें हैं ये कैसी प्रकृति की पवनें हैं? ये गर्म प्रकृति की पवनें हैं। और बोरा हो गया, ब्लिजार्ड हो गया, पापागयो और लेवेंटर, ये सारी जो पवनें हैं ये ठंडी प्रकृति की पवनें हैं, ठीक है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से सत्य कथन आपको चुनना है। पहला कथन है कि सऊदी अरब पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। और दूसरा कथन दे रखा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, दोनों कथन गलत हैं। अब जानते हैं कि सही चीज़ें क्या हैं। सऊदी अरब के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सऊदी अरब क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश, संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली जो है इसके दक्षिणी भाग में अवस्थित है। और उत्तरी भाग में अल नाफूद नाम का जो मरुस्थल है वो स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दे रखे थे इनको अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ईरान के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ईरान दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो ईरान जो है ये दक्षिण पश्चिम एशिया का नहीं है, ये पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। और सऊदी अरब जो है ये दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो सऊदी अरब जो है ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। और जेद्दा जो है यहाँ पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है और हवाई अड्डा है। ईरान के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है ईरान।
और ईरान के पठारी क्षेत्र अंतर पर्वतीय पठारी क्षेत्र हैं क्योंकि इनके चारों ओर पर्वतों का विकास हुआ है। यहाँ पर दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत्फ जो है ये रेगिस्तानों के नाम हैं। दोनों रेगिस्तान कैसे रेगिस्तान है, प्रकृति इनकी देखी जाए तो ये लवणीय रेगिस्तान की कैटेगरी में आते हैं। ईरान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है देवबंद, ठीक है, और ये किस पर्वत का हिस्सा है, ये एलबुर्ज पर्वत का हिस्सा है। ईरान विश्व का एकमात्र देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी इन दोनों से मिलती है, ठीक है। कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सीमा ये जो है साझा करता है। अरब सागर के तट पर ईरान का चाबहार बंदरगाह स्थित है, ठीक है। ये किस सागर के तट पर है, याद रखेंगे, अरब सागर। कहाँ का बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, ये ईरान का बंदरगाह है जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान का आबादान शहर जो है ये तेल शोधन केंद्र के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ कारुन जो है एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में देखी जाती है। ट्रांस ईरानियन रेलवे ये कैस्पियन सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ट्रांस ईरानियन रेलवे जो है ये किस किस को जोड़ती है, कैस्पियन सागर को किससे जोड़ती है, फारस की खाड़ी से जोड़ती है। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। कौन सी पेटी की यहाँ पर बात करें, कौन सी पेटी ऐसी है जो आइसलैंड से लेकर के साउथ में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। तो मध्य अटलांटिक पेटी जो है ये आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। इसके बारे में बात करते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी, ये जो पेटी है इसमें सामान्यतः कम तीव्रता के जो वोल्केनो होते हैं, ये जो पेटी है इस पेटी में सामान्यतः कम तीव्रता के जो अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप होते हैं, वो आते हैं। ये उत्तर में आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है और इस पेटी के ज़्यादातर भूकंप जो हैं वो विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं। याद रखेंगे, मध्य अटलांटिक पेटी के संदर्भ में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो मध्य अटलांटिक पेटी में जो भूकंप आते हैं तो उसमें से भूकंपों की ज़्यादातर संख्या किसके पास होती है, विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में होती है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसके बारे में बात करते हैं। और पूरे विश्व में जितने भूकंप आते हैं उनका लगभग 21% जो है वो प्लेटों के अभिसरण के कारण आता है। प्लेटों का अभिसरण क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली जो वीडियोस हो चुकी हैं उसमें मैंने बताया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है, और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो भी उसमें हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये जो प्लेटों का अभिसरण होता है किस तरीके से होता है, अगर आपने पिछली क्लास देखी होंगी तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है इसमें विश्व के लगभग 21% भूकंप किसके कारण आते हैं, प्लेटों के अभिसरण के कारण आते हैं, ठीक है, प्लेटों के खिसकने के कारण आते हैं। ये पेटी कहाँ कहाँ तक फैली है, तो ये पेटी पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान, उत्तरी भारत, चाइना और म्यांमार तक फैली है। और भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, ये इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में ऑप्शन में परिप्रशांत महासागरीय पेटी भी दे रखी है। विश्व के लगभग 63% भूकंप जो होते हैं, ठीक है, 63% भूकंप जो हैं वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहीं पर भूकंप देखे जाते हैं। ये जो पेटी है 2 शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के क्यूराइल और जापान, फिलीपींस और पूर्वी द्वीप समूहों तक फैली हुई है, यहाँ तक इसका विस्तार है। और इसकी जो दूसरी शाखा है ये चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होती हुई अलास्का तक जाती है। और विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप भी इसी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में देखे जाते हैं। सातवां प्रश्न है, लैपली और प्यूमिस, इसका संबंध निम्न में से किससे है। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित हैं, लैपली और प्यूमिस। आइए विस्तार से जानते हैं। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से है। एक अंतर्जात बल होता है पृथ्वी का, ठीक है, उससे क्या होता है, आकस्मिक रूप से संचलन हो जाता है, गति होने लगती है पृथ्वी की प्लेटों में, जिसकी वजह से भूकंप या ज्वालामुखी जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट, ठीक है, मैग्मा की उत्पत्ति होती है। और जब ये गलता है तो गलन से यही मैग्मा
पृथ्वी की आंतरिक परतों को ब्रेक करते हुए तोड़ते हुए सतह पर पहुंच जाता है। और जैसे ही ये सतह पर आता है मैग्मा, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम लावा का नाम दे देते हैं। लैपिली और प्यूमिस जो टर्म यूज हुए हैं ये क्या है? तो लैपिली जो है ये क्या है? ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकलने वाली लगभग मटर के दाने के बराबर वाली ठोस लावा की चट्टानें होती हैं, जिनको हम लैपिली कहते हैं। और प्यूमिस क्या होता है? ये लावा के झाग से बनते हैं, इसलिए इनका घनत्व जो होता है वो जल के घनत्व से भी कम होता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि जब भी प्यूमिस को जल के ऊपर डाला जाता है तो ये जल के ऊपर तैरने लग जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनका जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कैसा होता है? कम होता है। ऐसा ही एक टर्म आता है आपका पायरोक्लास्ट। ये क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया में भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़े जो होते हैं, इनको बोलते हैं हम पायरोक्लास्ट। ठीक है, ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में सबसे पहले निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट जब भी होता है उसमें सबसे पहले पायरोक्लास्ट निकलते हैं, इसलिए प्राय ज्वालामुखी पर्वत में सबसे नीचे पायरोक्लास्ट ही पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी फूटता है, तो उस प्रोसेस में चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको ज्वालामुखी बम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, कौन सी भूआकृतियां हिमानी द्वारा निर्मित है? तो इसमें से एरीट और एस्कर। ठीक है, एरीट और एस्कर जो आकृतियां हैं ये किससे बनती हैं? हिमानी से बनती हैं। ठीक है, दोनों का याद रखेंगे। एरीट और एस्कर आकृतियां जो हैं वो हिमानी के द्वारा जो है निर्मित होती हैं। हिमानी के द्वारा और कौन सी आकृतियां निर्मित होती हैं उनको देखते हैं। तो एरीट और एस्कर जैसा कि हमारे प्रश्न में दे रखा था, तो ये होते क्या है इनको देखते हैं। जब लगातार क्या होता है? अपर्दन की क्रिया होती है। ठीक है, तो सर्क के दोनों तरफ की दीवारें सक्रिय हो जाती हैं। सर्क यहाँ पे किसको कहा गया है? पर्वतों पे जो हिमनद होते हैं उनको सर्क कहते हैं। ठीक है, पर्वतों पर जो हिमनद होते हैं, पर्वतीय हिमनद जो होते हैं, उनको हम कहते हैं सर्क। तो जब अपर्दन की क्रिया होती है तो जो सर्क है उसके दोनों तरफ की जो दीवारें हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण सर्क का आकार जो होता है, यानी हिमनद का जो आकार होता है, वो आरी के समान कटकों के रूप में बन जाता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? एरीट बोल देते हैं, या तीक्ष्ण कटक का नाम इसको हम दे देते हैं। एस्कर क्या होता है? हिमनद के द्वारा बहाकर लाए गए चट्टानी टुकड़े और मलबे जो होते हैं हिमनद के नीचे घाटी में जमा हो जाते हैं, और बर्फ पिघलने के बाद में ये वक्राकार कटक के रूप में नजर आते हैं। इन्हीं को हम एस्कर का नाम दे देते हैं। भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियां, बाकी की जो दो ऑप्शंस दे रखे थे हमारे प्रश्न में, टेरारोसा और अंधी घाटी, ये भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। तो टेरारोसा क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में जमीन के अंदर पानी का रिसाव होता है तो मिट्टी के कई तत्वों को ये नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। इससे मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन होता है, और इस प्रकार की मिट्टी की परत कहीं पर मोटी हो जाती है, कहीं पर पतली हो जाती है, और इस प्रकार की मिट्टी से जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसी को हम टेरारोसा का नाम दे देते हैं। अंधी घाटी क्या होती है? कार्स्ट प्रदेश जो होते हैं उसमें जब नदियों का जल विलयन रंध्रों के सहारे नीचे की ओर रिसता है तो नदियां उसमें विलीन हो जाती हैं। जैसे कोई नदी आ रही है और जो भूमि है, ठीक है, खास करके कार्स्ट प्रदेशों में ऐसा देखा जाता है, जो भूमि है उसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, उन छिद्रों में उस नदी का पानी क्या हो जाता है? वो विलीन होता चला जाता है। तो फिर आगे उस स्थान से आगे क्या होता है? नदी का पानी आपको नजर नहीं आता है, तो फिर वो पानी अंदर ही अंदर बहता है। नीचे जो छिद्र है उन छिद्रों के अंदर ही अंदर जो है वो पानी बहता रहता है, और सतह पर आपको कोई भी नदी दिखाई नहीं देती। तो इस प्रक्रिया को हम कह देते हैं कि नदी क्या हो गई है? विलीन हो गई है। और अंदर ही अंदर उन्हीं छिद्रों में प्रवाहित होते हुए नदी का जो पानी होता है या नदी जो होती है वो समुद्र में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है, समुद्र में आगे जा करके मिल जाती है। तो इसके कारण, यानी जहाँ से ये कार्स्ट प्रदेशों की स्थिति होती है, जो छिद्र होते हैं भूमि में बड़े बड़े, जहाँ पर नदी का पानी जो है उनके अंदर चला जाता है, रिस जाता है या विलुप्त हो जाता है, तो क्योंकि उससे आगे फिर पानी बढ़ नहीं पाता है, तो उससे आगे के जो प्रदेश होते हैं या उसके आगे की जो घाटियाँ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो घाटियाँ होती हैं, ठीक है, वो कैसी घाटियाँ कहलाती हैं? अंधी घाटी कहलाती हैं, ब्लाइंड वैली कहलाती हैं। 9वां प्रश्न है, असत्य कथन आपको चुनना है। पहला है कि देश से मानसून की वापसी को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है।
ठीक है। और दूसरा कथन दे रखा है कि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ देश में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा था हमसे, हमसे पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन पहला वाला है, ठीक है। क्योंकि मानसून प्रस्फोट जो होता है वो मानसून के आगमन के समय की घटना होती है, मानसून की वापसी के समय की घटना नहीं होती है, ठीक है। अचानक से मानसून जब आता है और वर्षा होती है तो उसको हम मानसून प्रस्फोट कहते हैं, मानसून का एक तरह से फूटना, है ना। तो ये वापसी से रिलेटेड नहीं है, ये आगमन से रिलेटेड है। और दूसरा स्टेटमेंट ये आपका सही है कि जैसे जैसे हम समुद्र से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ठीक ठाक वर्षा होती है। और जैसे जैसे हम तटवर्ती क्षेत्रों से मध्य भारत की तरफ या उत्तरी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार देखते हैं। तो इसमें मानसून का समय जो रहता है वो जून से सितंबर तक होता है। और जून के पहले सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती हैं। सबसे पहले मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती हैं। और जब ये मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती हैं तो इस घटना को, इस परिघटना को हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, मानसून का प्रस्फोट, ठीक है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये भू आकृतियों के द्वारा नियंत्रित होती है। उच्चावच यानी भूमि का कहीं पर ऊंचा होना, नीचा होना, उससे वर्षा की मात्रा पर या वर्षा के होने पर काफी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए पूर्वी भारत में जब हम देखते हैं तो पहाड़ियों की विशेष स्थिति के कारण ही जो पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, उनमें भारी वर्षा देखने को मिलती है। क्योंकि जो मानसूनी हवाएं होती हैं उन पहाड़ियों से टकरा जाती हैं तो वहीं पर जो है वो अपना जल छोड़ देती हैं, वहीं पर वो वर्षा करना प्रारंभ कर देती हैं। समुद्र से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, समुद्र से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो मानसूनी वर्षा की मात्रा में कमी आती चली जाती है, मानसूनी वर्षा घटती चली जाती है। और यही कारण है कि भारत में मानसूनी वर्षा के द्वारा कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, जैसे आप देखें कोलकाता ये तटवर्ती है, समुद्र तटीय, समुद्र से लगा हुआ है। और इससे आगे हम चलेंगे तो पटना में कम हो गया 105 सेंटीमीटर वर्षा। फिर और आगे इधर आगे प्रयागराज की तरफ तो 76 सेंटीमीटर रह गई। और दिल्ली तक आते आते ये वर्षा बहुत कम हो जाती है, लगभग 56 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो दिल्ली में हो पाती है, ठीक है। तो समुद्र तट से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वर्षा की मात्रा में कमी आती चली जाती है। 10वां प्रश्न है गोदावरी नदी के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है आपको। गोदावरी नदी की लंबाई 1665 किलोमीटर है। और इस नदी की जो 50% द्रोणी है, इसका जो बहाव क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, दोनों कथन गलत हैं। सही क्या है वो यहाँ से समझते हैं। गोदावरी नदी की लंबाई 1665 नहीं है, इसकी लंबाई 1465 के आसपास है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और अपवाह तंत्र अगर देखें, इसका बहाव क्षेत्र देखें तो सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। गोदावरी नदी की लंबाई हम देख चुके हैं 1465 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं सर? तो ये पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये सभी जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस द्रोणी का जो 50% हिस्सा है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, जैसा कि दे रखा था। ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। इसका 50% जो बहाव क्षेत्र है सर वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इसका बहाव क्षेत्र अन्य राज्यों में भी देखने को मिलता है, अन्य राज्यों में भी इसकी द्रोणी देखने को मिलती है। एमपी में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र में और कर्नाटक में भी इसका बहाव क्षेत्र देखा जाता है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी और कृष्णा, ठीक है, ये दोनों नदी कैसी हैं? भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो डेल्टा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये सुंदरबन के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसको केजी डेल्टा भी कहा जाता है। केजी, के मतलब कृष्णा, जी मतलब गोदावरी, केजी डेल्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है। 11th क्वेश्चन, यहाँ से आपके विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न जो है प्रारंभ होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से हमको सत्य कथन चुनना है। तो ये कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा है कि बॉल जो है
बॉल पेन जो है ये गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सत्य कथन कौन से हैं? दोनों स्टेटमेंट जो हैं इसमें सही हैं आपके, ठीक है। जो जी का मान है यानी जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान वस्तु के भार पर डिपेंड नहीं करता है और बॉल पेन जो है ये गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे देखते हैं। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से बिल्कुल फ्रीली पृथ्वी की ओर गिर रही है ऊपर से, तो वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, किसमें? वेग में होने वाली वृद्धि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है और इसका एक एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि समान ऊंचाई से अलग अलग भार के पिंड गिराए जाएं तो वे समान त्वरण से नीचे गिरने के कारण पृथ्वी पर एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें विशेष रूप से हमको ये मानना है कि जो वायुमंडल का घर्षण है वो नगण्य है, ठीक है। यानी इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है जिसमें कोई भी दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं गिराई जा रही हैं जिनके भार अलग अलग हैं और कोई माध्यम नहीं है, निर्वात की स्थिति है, तो वहां पर सभी वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भार वाली वस्तु पहले पहुंच जाए, कम भार वाली वस्तु बाद में पहुंचे। लेकिन इसी स्थान पर अगर एक चीज़ देखी जाए कि कोई मीडियम हो, माध्यम हो, निर्वात की स्थिति ना हो, तो जिसमें ज़्यादा भार होगा ऑब्वियसली वो चीज़ सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यदि लकड़ी का, लोहे का और मोम का समान आकार का एक टुकड़ा लें और उसको समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराएं, तो आदर्श परिस्थिति क्या है? आदर्श परिस्थिति ये है कि सभी टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी पर जो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है वो अलग अलग काम नहीं कर रहा है, वो एक समान गुरुत्वीय त्वरण सब पे काम कर रहा है, ठीक है। बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली, श्यानता मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बताया है। तो अधिक श्यानता वाली यानी अधिक गाढ़ी स्याही जो है वो बॉल पेन में भरी होती है। तो ये स्याही जब एक छोटे से बॉल के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है, जैसे आपके पेन की जो निब होती है उसमें देखेंगे आप हल्का सा रोलर लगा होता है, तो वो रोलर जैसे जैसे घूमता है उसके द्वारा जो इंक है वो धीरे धीरे उसके द्वारा निकाली जाती है, छोड़ी जाती है। और जब लिखने के लिए पेन को कागज़ पे घुमाया जाता है तो ये बॉल जो है कागज़ के घर्षण से घूमता है और गुरुत्वीय बल के कारण शाही बॉल से कागज़ पर जो है निकली हुई आपको प्रतीत होती है, ठीक है। वायु की उपस्थिति में भारी पिंड पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि वैसे तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण सब पर एक समान काम करता है और जब भी हम अलग अलग भार की वस्तुओं को समान ऊंचाई से नीचे पृथ्वी की ओर गिराएंगे और अगर कैसी स्थिति है, निर्वात की स्थिति है, कोई भी माध्यम नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, तो वे सभी वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। लेकिन अगर कोई मीडियम है यानी वायु है, वायु एक माध्यम आप मान सकते हैं, तो वायु की उपस्थिति में जब उन चीज़ों को गिराया जाएगा तो जो चीज़ ज़्यादा भारी होगी वो सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है आपको। अवस्था परिवर्तन दे रखे हैं और वो किस प्रक्रम से रिलेटेड हैं ये आपको बताना है। ये ऑलरेडी पहले से मैच्ड हैं। जब ठोस चीज़ से द्रव अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है गलन। द्रव से जब गैस में परिवर्तन होता है, ठीक है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं, आप सभी को पता होगा। और द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन जो होता है उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, जमना कहते हैं। और गैस से द्रव अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो उसको कहा जाता है संघनन, ठीक है। इसके बाद में 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिश्रण और यौगिक के संदर्भ में निम्न कथनों में से असत्य कथन आपको चुनना है, ठीक है, असत्य कथन चुनना है। मिश्रण का जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है, यानी ये कह रहा है कि मिश्रण में जो जो चीज़ें, ये जो कंपोजिशन होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि यौगिक को भौतिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसमें से गलत कौन सी बात है साहब? गलत दूसरी वाली बात है, यौगिक को भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है और गलती पूछ रहा है तो ये वाला अपना सही है। और मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, ये स्टेटमेंट आपका सत्य है, ठीक है। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी रेशियो में इस प्रकार हम मिक्स करें, इस प्रकार हम मिलाएं कि जो संघटक हैं उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो रासायनिक गुण हैं वो न बदलें।
तो इसको हम कहेंगे मिश्रण। जैसे हम जल और चीनी को मिक्स करते हैं या फिर चीनी और नमक को मिक्स करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण कहते हैं। ठीक है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विसमांगी मिश्रण होता है। ठीक है। यौगिक क्या होता है, वह पदार्थ जो दो या दो से ज्यादा तत्वों के नियत अनुपात में और रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, उसको हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो मुख्य अंतर क्या निकला मिश्रण और यौगिक में? मिश्रण में जो चीजें मिलाई जा रही हैं उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, है ना। और यौगिक जब बनता है तो उसमें चीजों को एक विशेष अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे पानी होता है, पानी को क्या बोलते हैं हम, H2O बोलते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में जो है इसमें सम्मिलित किया गया है ना। तो एक रेशियो जो है वो बदल नहीं सकते आप। अगर आप हाइड्रोजन के 2 अणुओं की जगह पर 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, तो वो फिर वो पानी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो अनुपात होता है तत्वों का वो कैसा होता है, नियत होता है। तो यौगिकों को मुख्यतः कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में हम वर्गीकृत करते हैं। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? मिश्रण का संगठन जो होता है वो कैसा होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तनीय होता है। और यौगिक का संगठन जो होता है वो स्थायी होता है। ठीक है। चीनी आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं, कम भी मिला सकते हैं, तो भी वो मिश्रण ही रहेगा। लेकिन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म मिश्रण में भी पृथक पृथक रहते हैं। ठीक है। जैसे चीनी और पानी का जो मिश्रण है उसमें पानी के गुणधर्म वो अलग हैं, चीनी के गुणधर्म अलग हैं। यौगिक में जो अवयव होते हैं, यौगिक में जो कंपोनेंट होते हैं, उनके अलग अलग गुणधर्म समाप्त हो जाते हैं और पूरी तरीके से एक नए गुणों वाला जो पदार्थ होता है वो बन जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन के 2 अणु थे, ऑक्सीजन का 1 अणु था, दोनों को मिलाया तो हाइड्रोजन अपने आप में खत्म हो गई, ऑक्सीजन अपने आप में खत्म हो गई और एक तीसरी नई चीज बनकर के तैयार हो गई जो जल है या पानी है। ठीक है। मिश्रण के जो घटक होते हैं उनको भौतिक विधि से हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। और घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मिश्रण बनना एक भौतिक परिवर्तन है और यौगिक बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 14वां प्रश्न है, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन है हमारा घी और मक्खन, ये जो चीजें होती हैं ये संतृप्त वसाओं के रूप होते हैं। और कारण दे रखा है कि इनमें दोहरे बंध वाले, डबल बॉन्ड वाले वसीय अम्ल नहीं होते हैं। ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन कारण की सही रूप से व्याख्या करता है। हमारे भोजन के सभी तैलीय और चिकनाई वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम लिपिड्स के अंतर्गत रखते हैं। लिपिड्स उनको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसाएं जो होती हैं, फैट्स जो होते हैं, वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए जो वसाएं होती हैं जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होती हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है। जलांतक होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। जो तेल को आप देखेंगे तो जल में वो नहीं घुलेगा। ठीक है। या कोई भी घी वगैरह डालेंगे तो वो जल में घोल नहीं पाएंगे आप उसको। इन्हें क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, एसीटोन, अल्कोहल, ईथर और जो कैरोसिन होते हैं, ठीक है, इन कार्बनिक विलायकों में ही घोला जा सकता है। संतृप्त वसाएं जो टर्म यूज हुआ है इसको समझते हैं। अधिकांश जो जंतु वसाएं होती हैं, जैसे जंतुओं से प्राप्त हमारा घी हो गया, चर्बी हो गई, मक्खन हो गया, ये संतृप्त होती हैं, सैचुरेटेड होती हैं। ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें दोहरे बंध वाले जो फैटी एसिड होते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए ये जाड़ों में ठोस हो जाती हैं, जम जाती हैं या अर्ध ठोस हो जाती हैं। भोजन में इनकी लगातार अधिकता से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का रोग हो जाता है। असंतृप्त वसाएं क्या होती हैं, ये अधिकांश पादप वसाओं के अंतर्गत आती हैं। इनमें असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता होती है, अतः इनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा सामान्य ताप पर यानी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पर ये तरल बने रहते हैं। इसमें हमारा जैसे सरसों का तेल है, तिल, सूरजमुखी, ये जमता नहीं है ना, क्योंकि ये कैसा है, असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। तो जो भी एक तरह से हम एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, वो सभी असंतृप्त वसाओं के अंतर्गत आते हैं और इनको पचाना भी अपेक्षाकृत कैसा होता है, ईजी होता है। ठीक है।
15वां प्रश्न आता है, कौन कौन से खनिज मैक्रो मिनरल्स के अंतर्गत रखे जाते हैं? आयोडीन, मैंगनीज, कैल्शियम, सल्फर, ये 4 चीज़ दे रखी हैं। तो इसमें से कैल्शियम और सल्फर को हम मैक्रो मिनरल्स के अंतर्गत रखते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा। सूक्ष्म जो मिनरल हैं और जो दीर्घ या बड़े मिनरल हैं, वो जो है मैक्रो और माइक्रो मिनरल से आप इसको समझ सकते हैं। तो मैक्रो यानी बड़े जो मिनरल हैं, पोषक हैं, वो कैल्शियम और सल्फर हैं। आयोडीन और मैंगनीज ये सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से देखते हैं माइक्रो मिनरल्स, ये वे खनिज हैं जिनकी अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में हमको ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें प्रमुख खनिज भी कहा जाता है। मैक्रो मिनरल्स में सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सल्फर, ये सारी चीज़ें मैक्रो मिनरल में आती हैं। ये खनिज शरीर के समुचित कार्य और जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारा शरीर इन खनिजों का प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता है, उत्पादन भी नहीं कर सकता, इसलिए हमको ये अपने जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वहाँ से ही प्राप्त करने पड़ते हैं, ठीक है। माइक्रो मिनरल्स, इनको ट्रेस खनिज भी कहा जाता है। ये ऐसे खनिज होते हैं जिनकी कम मात्रा में हमको आवश्यकता होती है, इनको लघु खनिज भी कहते हैं। इनमें लोहा, तांबा, आयोडीन, जस्ता, मैंगनीज, फ्लोराइड, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें आती है। 16वां प्रश्न है विटामिन ए के संदर्भ में, इसमें से सत्य कथन आपको चुनना है। विटामिन ए एक संतृप्त अल्कोहल है। और दूसरा कथन है कि ये आहार नाल में भोजन से फास्फोरस और कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो ये दोनों के दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं, ठीक है। सही क्या है वो यहाँ से देखते हैं। विटामिन जो होते हैं ये सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कुछ विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और कुछ वसा में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ विटामिन्स को जल में घोला जा सकता है, कुछ विटामिन्स को वसा में घुलनशील माना जाता है। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन अगर हम बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ठीक है। ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील हैं, बी और सी जल में घुलनशील हैं। आगे देखते हैं कुछ यंत्रों के नाम हैं और ये किस काम में उपयोग किए जाते हैं, वो आपको मैच करना है यहाँ से। ओडोमीटर, ये वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, उसको नापने का काम करता है। ऑन्डोमीटर, ये क्या काम करता है? ओडोमीटर ऊपर वाला है, ये ऑन्डोमीटर है, ठीक है। ऑन्डोमीटर जो होता है ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को मापने के काम में आता है ऑन्डोमीटर। ऑडियोमीटर क्या करता है? ये ध्वनि तीव्रता के मापन की एक युक्ति होती है। और एमीटर जो होता है ये विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं होता है, इसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है एम्पियर में, ठीक है, एमीटर के द्वारा। नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। और कारण दे रखा है कि नमक बर्फ के जो जमाव बिंदु होता है उसको बढ़ा देता है। तो जो पहला कथन है वो सही है, नमक से बर्फ का जमाव बिंदु जो होता है वो बढ़ता नहीं है, इस वजह से दूसरा कथन गलत है। नमक द्वारा बर्फ को मिश्रित कर देने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त हो जाता है, जबकि नमक को जल में या बर्फ में मिलाने से उसका जो जमाव बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो बढ़ता नहीं है, जैसा कि स्टेटमेंट में दे रखा था। इसका जो जमाव बिंदु है वो कम हो जाता है। कुछ राशियां दे रखी हैं, उनके मात्रक या इकाई दे रखे हैं, उनके साथ में मैच करना है। उच्च वेग मैक, तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, दाब को पास्कल में मापा जाता है, ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित आघातों से भवनों को बचाने के लिए तड़ित चालकों का उपयोग किया जाता है। तड़ित चालकों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, यानी बिजली वगैरह जो बरसात के दिनों में होती है उससे बचने के लिए भवनों में या ऊंची ऊंची जो इमारतें होती हैं उनमें तड़ित चालक लगाते हैं, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें से पहला कथन है कि तड़ित चालक अपने शीट्स पर, ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, जिससे कि तड़ित अधिमान्य रूप से इस पर ही आघात करे, ठीक है, ये पहला कथन सही है। तड़ित चालक भवन की सतह पर आवेश या जो धारा होती है उसको एक समान रूप से वितरित करके आघात के प्रभाव को कम कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो तड़ित चालक होते हैं वो भवन की सतह पर एक समान रूप से आवेश को वितरित नहीं करते, बल्कि तड़ित चालक की सहायता से जो आवेश होता है वो पूरा का पूरा आवेश ऑब्जर्व करते हुए पृथ्वी के अंदर भेज दिया जाता है गहराई में, ठीक है।
और इस तरीके से उस आघात के प्रभाव को कम किया जाता है। त्वरित चालक सारे आवेश को भूमि के काफ़ी अंदर ले जाते हैं, ये कथन सही है। और त्वरित चालकों को भवन के किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थापित किया जाना चाहिए, ये भी कथन आपका यहाँ से सही है। तो 1, 3, 4 यहाँ से सही है। ठीक है। त्वरित या जो आकाशीय बिजली होती है, इसके आघातों से भवनों को बचाने के लिए त्वरित चालक का इस्तेमाल भवनों या ऊंची इमारतों की छतों पर किया जाता है। ये त्वरित चालक जो होता है, ये तांबे के तार का बना होता है। ये अपने शीर्ष पर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, जिससे कि त्वरित या जो आकाशीय बिजली होती है वो अधिमान्य रूप से इस त्वरित चालक पर ही क्या करती है, आघात करती है। त्वरित चालक को भवन के किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाता है और इसका दूसरा भाग जो है वो भूमि में के अंदर दबा दिया जाता है एक तार की सहायता से। तो जब भी आकाशीय बिजली गिरती है तो त्वरित चालक के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है और वैद्युत जो आवेश होता है पूरा का पूरा उसको भवन को बिना किसी नुकसान के जमीन में काफ़ी अंदर तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और भवनों की सुरक्षा हो जाती है। यहाँ पर आपके साइंस के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। यहाँ से आपके इन्वायरमेंट के कुछ प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो आज का इन्वायरमेंट का पहला प्रश्न है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21, इसके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि धारणीय विकास के लिए जो एजेंडा 21 है, ये एक वैश्विक कार्य योजना है और 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो पहला कथन इसमें से सही है, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना के रूप में एजेंडा 21 को जाना जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति 2002 में नहीं हुई थी। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। एजेंडा 21 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो है इसका जो एक तरीके से कह सकते हैं एजेंडा था या इसका जो कॉन्सेप्ट था वो निकल करके आया था। वहाँ पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा 21 की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, 1992 में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये किस राज्य में स्थित हैं? सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये उड़ीसा में है। देहांग दिबांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नौकरेक कहाँ पे है? मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। निम्न में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, हमारा इकोसिस्टम जो होता है, उसमें बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है पारिस्थितिक तंत्र की प्रोडक्टिविटी कितनी है, उत्पादकता कितनी है, ये इसके लिए उत्तरदायी कारक है। मध्य व्यवधान भी इसके लिए उत्तरदायी कारक है। पारिस्थितिक तंत्र की आयु कितनी है, कितना पुराना हमारा जो इकोसिस्टम है, ये भी मैटर करता है। लेकिन पोषण स्तरों की संख्या कम होने से पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, ये जो है बहुत ज़रूरी नहीं है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। 1 बाय 1 सभी के बारे में बात करेंगे। पोषण तंत्र की जैव विविधता में वृद्धि के लिए पोषण स्तरों की संख्या जिम्मेदार नहीं है। पोषण स्तर जितना कम होगा, जैव विविधता उतनी ही कम होगी। उत्पादकता जितनी अधिक होती है, प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है, उतनी अधिक संख्या में प्रजातियां अपना भोजन और अपना जो अस्तित्व है प्राप्त करती है, जिससे उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव विविधता है बढ़ती है। तो पहला विकल्प जो है आपका सही है। आगे देखते हैं। एक पुराना पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें प्रजातियां होंगी, क्योंकि ये प्रजातियों को अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण प्रदान करता है। उसमें बोल रहा था ना कि पारिस्थितिक तंत्र की आयु आयु भी मैटर करती है। ठीक है, तो पुराना पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें तो बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और ये प्रजातियां एक स्थिर वातावरण बनाने में योगदान देती हैं और वे पहले से ही उन रहने की स्थितियों के अनुकूल हो चुकी होती हैं। जबकि एक नया जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इस संबंध में थोड़ा उसमें अनिश्चितता देखने को मिलती है ना। भाई पुराना, जैसे मान करके चलिए कोई व्यक्ति नए घर में रहने जाएगा तो थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, और किसी घर में वो रह रहा है 10-5 साल से तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है वहाँ के एनवायरनमेंट को लेकर के। तो वही चीज़ यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरा विकल्प भी यहाँ से सही हो जाता है। अब जो मध्यवर्ती स्तर दे रखा था विक्षोभ का, ये भी जैव विविधता को पनपने में मदद करता है। मध्यवर्ती विक्षोभ परिकल्पना से पता चलता है कि स्थानीय प्रजातियों की विविधता को अधिकतम किया जा सकता है जब पारिस्थितिक गड़बड़ी ना तो बहुत दुर्लभ होती है और ना ही बहुत बार होती है। विक्षोभ अगर ज़्यादा है, विक्षोभ का उच्च स्तर है, तो बार बार जंगल में आग लगना या मानवीय गतिविधियों के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने का भी खतरा बना रहता है। तो तीसरा विकल्प भी
सही है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो त्वचा कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ये विशेष रूप से जो पराबैंगनी विकिरण होता है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है या रेडिएशन होता है, वो बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। और वैश्विक तापन जो है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। ओजोन में जो छिद्र हो रहे हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसके लिए विशेष रूप से इसको आप रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। 25वां प्रश्न है, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्न में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? यानी जो पुराने कंप्यूटर हैं, खराब हो जाते हैं, उनके जो पुर्जे हैं, उनका ठीक तरीके से क्या क्या नहीं किया जाता है, निपटारा नहीं किया जाता है, तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हानिकारक पदार्थों के रूप में या अपशिष्ट पदार्थों के रूप में पर्यावरण में मिल जाते हैं? तो कुछ नाम दे रखे हैं यहाँ पे, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारा, सीसा, प्लूटोनियम। तो इसमें से प्लूटोनियम को छोड़ करके, हाँ, 1 2 3 5 6, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और प्लूटोनियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमारा पर्यावरण है या वातावरण है, उसमें निर्मुक्त होते हैं। किससे निर्मुक्त होते हैं? जो भी पुराने और यूज्ड कंप्यूटर हैं या उनके पुर्जे, जब उनका सही तरीके से निपटारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और प्लूटोनियम। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे एपिको मूवमेंट, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये पांडुरंग हेगड़े जो है, इसके प्रमुख सूत्रधार माने जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर से जुड़ा हुआ है। पीपल्स फॉर एनिमल्स मेनका गांधी। और रिजर्वेक्शन ऑफ काली बेन डिबुलेट, ये जो है बलवीर सिंह सींचेवाल जो है, इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। यहाँ पे एपिको आंदोलन जो था, ये भारत में वन आधारित पर्यावरण आंदोलनों में से एक माना जाता है। ये आंदोलन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में सितंबर 1983 में हुआ था, 1983 में एपिको मूवमेंट। ठीक है, पांडुरंग हेगड़े पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सुंदर लाल बहुगुणा से प्रेरित हैं। ठीक है, और उनके बाद उनके शिष्य के रूप में इनको जाना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना ये 1980 के दशक में हुई थी, और जिसके प्रमुख चेहरे मेधा पाटकर और बाबा आमटे थे। कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो कहाँ अवस्थित हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है सर आपका। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। भितरकनिका, ये आपका झारखंड में नहीं है। ठीक है, बिसन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। भितरकनिका पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। 28वां प्रश्न है, कथन दे रखा है, एक बायोम जो होता है एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, और कारण दे रखा है कि इसमें एक प्रदेश के जैव और अजैव, ठीक है, बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों जो एलिमेंट होते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र में बायोम में जो है वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो दोनों कथन सही हैं, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही रूप से व्याख्या कर रहा है। 29वां प्रश्न है, जो भोजन जाल होते हैं, फूड वेब जो होते हैं, उनमें विविधता वृद्धि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। यानी फूड वेब में जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितनी विविधता होगी, जितनी विविधता उसमें बढ़ेगी, उससे जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उतना ही स्थिर होता चला जाएगा। पहला कथन है। और कारण दे रखा है कि वह पारिस्थितिक तंत्र को समुत्थान शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। क्या बढ़ाता है? यानी पारिस्थितिक तंत्र की जो पूरी एक तरह से एग्रीगेट पावर है, उसको कौन बढ़ाता है? जो भोजन जाल होते हैं, फूड वेब होते हैं, उनमें जितनी विविधता होगी, उनकी विविधता को जितना बढ़ाया जाएगा, वो जो है पारिस्थितिक तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। तो कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यहाँ से इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। भोजन जालों में विविधता की जो वृद्धि होती है, वो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं, यानी पौधे, और उपभोक्ता यानी जो जंतु होते हैं, और अपघटक यानी जिसमें जो कवक और जीवाणु आते हैं, इन सभी के बीच में आपस में एक क्लोज रिलेशन होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। अनेक खाद्य श्रृंखला के पारस्परिक संबंध को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल में यानी फूड वेब में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर के जाता है, कई मार्गों से होकर के जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है,
एरोसोल जो होते हैं ये जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। कारण दे रखा है, एरोसोल लघु तरंगें एवं अवरक्त विकिरणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो कथन कारण दोनों सही हैं। एरोसोल जो है ये क्लाइमेट चेंज करने की क्षमता रखते हैं और एरोसोल लघु तरंगें और अवरक्त विकिरणों से आपस में अन्योन्य क्रिया भी करते हैं। व्याख्या देखते हैं। एरोसोल ये क्या होते हैं? ये वातावरण में सूक्ष्म कण होते हैं जो जल, बर्फ, राख, खनिज, धूल या अम्लीय बूंदों से मिलकर के बनते हैं। वातावरणीय एरोसोल के अंतर्गत ज्वालामुखीय धूल, जीवाश्म ईंधनों के दोहन से उत्सर्जित राख, वनों के जलने से निर्मित कण, ये सभी चीज आते हैं। ठीक है, तो एरोसोल जो होते हैं यानी ये सारी चीजें, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ज्वालामुखी की धूल, जीवाश्म ईंधनों का जब दोहन किया जाता है उससे जो राख पैदा होती है, या वनों के जलने से जो कण उत्पन्न होते हैं, अगर ये लगातार होते रहें तो निश्चित रूप से जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो सकता है। क्लाइमेट परिवर्तन की ये क्षमता रखते हैं। तो एरोसोल लघु तरंगें एवं अवरक्त विकिरणों से भी अन्योन्य क्रिया करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ और है कि अधिकांश एरोसोल विकिरण के परावर्तन को बढ़ा करके एल्बिडो में भी वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना भी बनी रहती है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और क्लास अगर पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।